Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jaggies Biology, and today I am going to explain a topic photodynamic therapy which is a part of biophysics। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ओके तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ फोटोडायनेमिक थेरेपी के बारे में। फोटोडायनेमिक थेरेपी होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं, जैसे फोटोसेंसिटाइजर, लाइट, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और उसका किस किस तरीके से यूटिलाइजेशन करा जाता है और कैसे हम उसको यूज़ करके इसके मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करके कैंसरस और नॉन कैंसरस प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए फोटोडायनेमिक थेरेपी हमें रीड करनी होती है और इसको समझना होता है। तो चलिए देखिए, फोटोडायनेमिक थेरेपी अगर बात करें पीडीटी की, तो पीडीटी एक मॉडर्न थेरेपी है जिसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ कराता है फॉर नॉन ऑन्कोलॉजिकल और ऑन्कोलॉजिकल डिजीज। ऑन्कोलॉजिकल बेसिकली कैंसर डिजीज आप ऐसे बोल सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी यूज़ अ लाइट, वन थिंग इज लाइट एंड अनदर थिंग इज फोटोसेंसिटाइजर। मैं यहाँ बेसिकली बात कर रहा हूँ लाइट और फोटोसेंसिटाइजर की, बट एक्चुअली में वन मोर थिंग इज इन्वॉल्व, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो यूजली आप ऐसा बोल सकते हैं कि पीडीटी के अंदर तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होती है लाइट, एक होता है फोटोसेंसिटाइजर जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है, और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसमें बात करें तो ये 2 स्टेज ट्रीटमेंट है, जहाँ पर एक बार आपको फोटोसेंसिटाइजर दिया जाता है, देन उसके बाद आपको लाइट दी जाती है। तो पहले स्टेप के अंदर बात करूँ तो पहले फोटोसेंसिटाइजर दिया जाएगा, दूसरे स्टेप में बात करूँ तो फिर यहाँ पर लाइट दी जाती है। फोटोडायनेमिक थेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली बेस्ड होती है एक फोटोकेमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्शन होती है बिटवीन लाइट एक्टिविटी विद मॉलिक्यूल, यानी कि लाइट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल और फोटोसेंसिटाइजर के बीच में, और जिसको हम यूजुअली द विजिबल स्पेक्ट्रम किसके ऊपर फॉर्म कराते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे। दीज 3 कॉम्पोनेंट्स आर हार्मलेस इंडिविजुअली, यानी देखो यहाँ लिखा दीज 3 कॉम्पोनेंट्स आर हार्मलेस इंडिविजुअली, यानी तीनों को अलग अलग देखें तो इससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, हार्मलेस है हमारी बॉडी पे। बट इन कॉम्बिनेशन जैसे ये कंबाइन होते हैं तो तीनों कंबाइन होने से एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का, या एक ऑक्सीजन की स्पीसीज बनती है जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो क्या हुआ है, फोटोसेंसिटाइजर के ऊपर लाइट डाली, लाइट के साथ कंबाइन करा ऑक्सीजन को, जब लाइट के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करा तो ये जो ऑक्सीजन होगी वो रिएक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, एक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और इट विल बी एबल टू डायरेक्ट इंड्यूस सेलुलर डैमेज, जिसकी वजह से सेल को डैमेज करेगी, दैट इज प्रेजेंट ऑन द रीजन ऑफ ट्यूमर्स और ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग एंड लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द वर्किंग। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड I will be discuss it later, maybe in this video or maybe in the next one. Okay, if we talk about the principle के अंदर बेसिकली क्या है, देखिए आप, मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले एक पेशेंट जो है जिसके अंदर हमें इसका इस्तेमाल करना है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फोटोसेंसिटाइजर जो हमारा केमिकल मॉलिक्यूल है उसे एडमिनिस्ट्रेटेड कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हम इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर थिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोटोसेंसिटाइजर की वजह से उसमें एडमिट कर देंगे सिस्टमेटिकली और टॉपिकली। आफ्टर अ पीरियड ऑफ सिस्टमेटिक PS डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फोटोसेंसिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी सपोज करो कि मेरे हाथ में एक कैंसर है और मैंने बॉडी को क्या करा, बॉडी के अंदर PS डाला, PS मतलब फोटोसेंसिटाइजर डाला। अब ये फोटोसेंसिटाइजर जाकर मेरी बॉडी के ट्यूमर में तक पहुंचने पर, यानी जो केमिकल है ट्यूमर में पहुंचने में कुछ टाइम लेगा, इसलिए हम इसे लीव कर देते हैं पेशेंट को फॉर 24 आवर टू 72 आवर्स। अब 24 घंटे से 72 घंटे के लिए हमने पेशेंट को छोड़ दिया, ताकि जो हमने फोटोसेंसिटाइजर डाले हैं वो प्रॉपर वे में अंदर जाकर उस रीजन में पहुंच सके जिस जगह पर ट्यूमर है। अब जैसे ट्यूमर के अंदर ये फोटोसेंसिटाइजर जाएगा, फिर हम इसके ऊपर लाइट एक्सपोज करेंगे, एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट एक्सपोज करेंगे, और इस फिक्स वेवलेंथ की लाइट एक्सपोज करने की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होगी उनके साथ, जो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कौन सा ऑक्सीजन, जो ऑलरेडी उस सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट है जिस जगह पर ट्यूमर है। तो ये वही, आफ्टर अ पीरियड ऑफ सिस्टमेटिक PS डिस्ट्रीब्यूशन selectively accumulate in the tumor, इरिडेशन एक्टिवेट द PS एंड प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जैसा कि मैं कह रहा था कि उस रीजन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, उसकी प्रेजेंस में जाएगा, जिसकी वजह से ट्रिगर होगी एक केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन ट्रिगरिंग होने की वजह से जो ऑक्सीजन थी, जैसा कि मैंने पहले बताया सॉरी, जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन कन्वर्ट होने के बाद ये रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज बनेगी, इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेल को डैमेज करने का काम करेगी, जो कि ट्यूमर्स वगैरह की हैं या ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस की होती हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ पीडीटी अगर आप चाहें तो एक फ्लो चार्ट के रेस्पेक्ट में दिखा देते हैं। वी हैव 3 थिंग्स, वन इज फोटोसेंसिटाइजर, सेकंड वन इज लाइट, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व इन द सेल। और तीनों के मिलने की वजह से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तीनों के मिलने की वजह से प्रोडक्ट बनेगा ROS, जिसे हम बोलते हैं रॉस, और रॉस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, और यही आपकी एक्ट करेगी किसके ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑन्कोलॉजिकल या नॉन ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ फोटोडायनामिक थेरेपी।
बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फोटोडायनेमिक थेरेपी, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द फोटोसेंसिटाइजर, यानी जो केमिकल मॉलिक्यूल हम दे रहे हैं फोटोसेंसिटाइजर वो है क्या, आखिर कैसा होता है। तो अगर उसकी अगर हम बात करें फोटोसेंसिटाइजर की, अगर आप देखें तो दीज आर बेस्ड ऑन द टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। आप याद रखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि फोटोसेंसिटाइजर जो होते हैं यूजुअली टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि सिमिलर होता है प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन एक टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो उससे मिलता जुलता है। आइडियल फोटोसेंसिटाइजर उसे माना जाएगा शुड बी सिंगल होना चाहिए। इट शुड बी अ प्योर कंपाउंड टू अलाउ क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस, यानी जिसकी वजह से इंपैक्ट ना पड़े बाकी और चीज़ों पर, क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस विद अ लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कम से कम पैसे खर्च हो और स्टेबिलिटी और स्टोरेज इसकी ज़्यादा हो। आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, जिसको मैंने नीचे पॉइंट लिखे हुआ है, तो स्पेसिफिक पॉइंट इसके अंदर आएंगे, आप उन्हें याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें, इट शुड हैव हायर एब्जॉर्प्शन इन पीक बिटवीन 600 to 800 नैनोमीटर, यानी इसकी एक पीक वैल्यू होनी चाहिए, वो पीक वैल्यू 600 से 800 नैनोमीटर के आसपास होनी चाहिए। एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स, बेसिकली फोटोन क्या होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन लाइट के पार्टिकल्स की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो 600 से 800 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। With wavelength longer than 800 nanometer does not provide enough energy to excite oxygen, this will be oxygen to its singlet state। अब ये सिंगलेट स्टेट वही है जो मैं आरओएस कह रहा था कि आरओएस बनेगा, तो आप इसमें याद रख सकते हैं। यहाँ बेसिकली क्या है कि आपको 6 से 800 नैनोमीटर की फिक्स वेवलेंथ देनी पड़ती है, और 6 से 800 जब फिक्स वेवलेंथ आप देते हैं तभी जो आपका मतलब मॉलिक्यूल है वो एक्साइट होता है, यानी जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, सिंगलेट मॉलिक्यूल, वो एक्साइट होगा और तब उसकी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप 800 नैनोमीटर से ऊपर की वैल्यू देते हैं तो उस कंडीशन में ये उसको एक्साइट नहीं कर पाता, इसलिए ये आपकी एक इफेक्टिव नैनोमीटर नहीं है। ओवरऑल बात इतनी है कि फोटोडायनेमिक थेरेपी के अंदर जो हम लाइट देते हैं, इट शुड बी आ फिक्स्ड वेवलेंथ, एक प्रॉपर वेवलेंथ के साथ हम देते हैं, ये नहीं किसी भी लाइट को आप इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, सिंस द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू टिश्यू इंक्रीज विद इट्स वेवलेंथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ेगी उतने ज़्यादा चांस बढ़ते हैं पेनिट्रेशन के। एजेंट विद स्ट्रॉन्ग absorbance in the deep red such as chlorine, bacteriochlorine and thanocyanins, ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस है जो कि डीप रेड क्लोराइड होते हैं, जिनको आप याद रख सकते हैं। जैसे मैं बार बार फोटोसेंसिटाइजर बोलता हूँ तो इट शुड बी नो, बेसिकली हम ऐसे बोलेंगे कि इसका चीज़ों का हमें पता होना चाहिए सॉरी, इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। वी हैव टू नो अबाउट इट व्हाट टाइप ऑफ फोटोसेंसिटाइजर वी आर यूजिंग, सच एज देयर आर 3 नेम्स, one is chlorine, second one is bacteriochlorine and third one is thanocyanine, offer improvement of tumor control। it should have no dark toxicity, कोई dark toxicity मतलब कोई इसका impact नहीं होना चाहिए। relatively period clearance from the normal tissue, ठीक है, जिससे इसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना आए। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए फोटोसेंसिटाइजर के, तो ये कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात, हाई डिग्री ऑफ केमिकल प्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पर, इफेक्ट करेंगे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, हाई फोटोकेमिकल रिएक्टिविटी होनी चाहिए कि अच्छी तरीके से रिएक्ट करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, एक्सेसिव फोटो सेंसिटिविटी को अवॉइड करें, हाई सिलेक्टिविटी नियोप्लास्टिक टिश्यूज बेसिकली वो टिश्यू होते हैं जहाँ पर कैंसरस कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, नॉर्मल कंडीशंस को बेसिकली नियोप्लास्टिक टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। इट शुड बी स्लोली रिमूव्ड फ्रॉम द अफेक्टेड एरियाज, इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे ना हो, सिंपल सिंथेसिस एंड ईजी अवेलेबिलिटी, सिंपल सिंथेसिस इन्हें आसानी से बनाया जा सके और ईजी अवेलेबिलिटी आसानी से हमें क्या मिलते हो, ऑफर्ड हो जाते हो। तो इस टाइप के आपको फोटोसेंसिटाइजर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ओके, आगे जो अगर बात करें फिर है लाइट सोर्सेज की, तो लाइट सोर्सेज जैसे कि मैंने बताया सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ करते हैं फोटोडायनामिक थेरेपी के अंदर वो है फोटोसेंसिटाइजर, जो इसके बारे में मैंने भी बता दिया कैसे आपको चाहिए होते हैं, क्या हमें होता है, तो उसके पॉइंट आप सारे लिख लें और उन्हें रीड कर लें। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो लाइट, तो लाइट ऐसी है कोई भी लाइट आप डाल देंगे, मैंने पहले ही डिस्कस करा कि लाइट की जो होनी है वो वेवलेंथ फिक्स होनी चाहिए, तो उसी के बारे में है। देखिए, ब्लू लाइट पेनिट्रेट लास्ट एफिशिएंटली थ्रू पीसीबी, वाइल ये रेड होगा, रेड RED रेड होगा, एंड इंफ्रारेड रेडिएशन पेनिट्रेट मोर डीपली। ओवरऑल इतनी बात है, जितना ज़्यादा डीप रेड होगा उतना ज़्यादा वो पेनिट्रेट करेगा, जितना ब्लू लाइट होगा उतना कम पेनिट्रेट करेगा। एंड द रीजन बिटवीन 600 to 1200 नैनोमीटर इज ऑफ्टन कॉल्ड द ऑप्टिकल विंडो ऑफ टिश्यू, यानी एक विंडो ऑफ टिश्यू यानी कि कितना उससे लाइट जा सकती है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल विंडो ऑफ टिश्यू, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 600 नैनोमीटर से 1200 नैनोमीटर। लाइट अप ओनली अबाउट 800 नैनोमीटर, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 800 नैनोमीटर तक का तो एक सिंगलेट जनरेट कर सकता है ऑक्सीजन का, लेकिन आप उससे ऊपर की वैल्यू पे जाओगे तो सिंगलेट जनरेट नहीं होता क्योंकि इनसफिशिएंट एनर्जी हमें देखने को मिलती है। नो सिंगल लाइट सोर्स इज आइडियल फॉर ऑल PDT इंडिकेशन, सभी PDT यानी फोटोडायनामिक थेरेपी अगर बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि
सिंगल लाइट का सोर्स आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आइडियल सोर्स आपका होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लाइट के सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो पीडीटी के लिए। ओके, चॉइस ऑफ लाइट सोर्सेस शुड भी क्या होनी चाहिए? पहली बात पीएस एब्जॉर्प्शन यानी फोटो सेंसिटिव एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। फोटो सेंसिटिव एब्जॉर्प्शन यानी जो हम मॉलिक्यूल कर रहे हैं वो इसे एब्जॉर्ब करे, जैसे हम बेसिकली फ्लोरोसेंस या एक्साइटेशन, एक्शन या स्पेक्ट्रा ऐसे बोल सकते हैं। आप सिंपल याद रख सकते हैं पीएस एब्जॉर्प्शन। दूसरा है डिजीज। डिजीज बेसिकली ये उस जगह पर जाके काम करे जिसके हमें लोकेशन का पता होना चाहिए, साइज ऑफ लेसन्स, एक्सेसिबिलिटी, टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक, ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा लाइट का सोर्स जो वो भी कैसा होना चाहिए, इसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, और साइज जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, ज़्यादा लार्ज या बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइट्स कि किस टाइप की लाइट्स वगैरह हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये तो इनके बेसिकली सारा व्यू था कि असल में फोटो डायनेमिक थ्योरी होती क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हम इस्तेमाल रखते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें नीड होती है, लाइट कैसी होनी चाहिए, फोटो सेंसिटाइजर कैसे होनी चाहिए, उन सबको मैंने एक जर्नल इंट्रोडक्शन के थ्रू इसमें डिस्कस करा है। नेक्स्ट जो थिंग आती है वो आती है मैकेनिज्म के बारे में। अगर मैकेनिज्म के अगर हम डिस्कस करें तो मैकेनिज्म का कुछ इस तरीके से पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। अब मैकेनिज्म के बेस पर अगर मैं बात करूँ तो उसे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें एक बेसिकली दो मैकेनिज्म होते हैं, एक मैकेनिज्म मैं इसके अंदर डिस्कस कर लेता हूँ एंड देन सेकंड वन को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसके बारे में उससे अगले में कर लूँगा। चलिए मैकेनिज्म की बात करें तो जैसा कि मैं बताया 3 नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट होंगे। आप मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुने, ठीक है? ये डाटा तो आप इसमें ऊपर नीचे करके देख के लिख लेंगे, इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप बातों को समझेंगे वो क्या रहा है। हमारे पास 3 नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है फोटोसेंसिटाइजर, दूसरा कंपोनेंट है लाइट, और तीसरा कंपोनेंट है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। फोटोसेंसिटाइजर हम बाहर से देंगे, एक पेशेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर हम बात करें लाइट की तो लाइट के कंडीशन में अगर देखा जाए तो लाइट हम बाहर से डालेंगे उस टिश्यूज़ के ऊपर, और रही बात मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की तो वो हमें अंदर से मिलेगी, बॉडी के अंदर से। तो यही बात लिखा हुआ 3 नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट होंगे, प्रोड्यूस करेंगे डिजायर्ड इफेक्ट विद द पैथोलॉजिकल टिश्यू बाय अ म्यूचुअल इंट्रैक्शन, यानी म्यूचुअल तीनों का एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। तब हम फोटोसेंसिटाइजर की बात करते हैं। पहला है फोटोसेंसिटाइजर, दूसरी है लाइट, और तीसरा है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द सेल, जैसा कि मैंने बताया। अब यहाँ लिखा देयर आर 2 मेन मैकेनिज्म ऑफ द फोटोडायनामिक रिएक्शन। ये बेसिकली 2 मेन मैकेनिज्म होते हैं जो कि क्लोजली डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। आप ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का मैकेनिज्म लगभग कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है? मतलब कुछ स्टेप स्टार्टिंग कंडीशन में दोनों के सेम होते हैं, लेकिन बाद में इनके स्टेप क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ बोथ मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म के लिए जो फर्स्ट स्टेज होती है सिमिलर सेम होती है। फोटोसेंसिटाइजर आफ्टर एंटरिंग द सेल इज इरिटेटेड विद द लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ। क्या मीनिंग है इसका? एक फोटोसेंसिटाइजर को जब आप एक पेशेंट के अंदर डालोगे तो कुछ समय के बाद आप उसे जो यहाँ पर हमने इरेडिएटेड लिखा है, यानी आप लाइट डालते हैं उसके ऊपर। लाइट डालने की वजह से क्या होता है, एक एप्रोप्रिएट वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम उसके ऊपर डालेंगे, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट कर देगा सिंगलेट बेसिक एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं S0। S0 मतलब ऑक्सीजन की एक सिंगलेट बेसिक एनर्जी होती है, उसे एक्साइट करके S1 कर देता है। क्या करता है, यानी 0 सेल से 1 सेल में चला जाता है, तो उसे S1 स्टेट बोलते हैं बिकॉज ऑफ फैट फोटोन एब्सॉर्प्शन। क्योंकि जब हम लाइट डालते हैं तो फोटोन एब्सॉर्ब होता है, और फोटोन एब्सॉर्ब की वजह से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होके वो आपका S1 स्टेट पर चला जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन एक्साइट हो जाता है, जिसकी वजह से एक वहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है एक मॉलिक्यूल में, जिसे बोलते हैं ROS, जिसे मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिए अगर आप देखें तो ये कुछ और एक पॉइंट लिखे हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, रेडिएटेड एनर्जी कैसे डाली जाएगी उस चीज़ के बारे में ही, ठीक है? उस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, टाइप 1 मैकेनिज्म आपका पूरा इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे कि अभी आपके सामने है। इसमें लिखा है इन द एक्साइटेड ट्रिपल स्टेट T1, जो एक्साइटेड ट्रिपल स्टेट होगी T1 इसे माना गया। फोटोसेंसिटाइजर कैन ट्रांसफर एनर्जी टू द बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी फोटोसेंसिटाइजर जो करता है ट्रांसफर करता है एनर्जी उन बायोमॉलिक्यूल्स को जो उसके सराउंडिंग में है। बिटवीन द फोटोसेंसिटाइजर एंड T1 स्टेट और फोटोसेंसिटाइजर के बीच में क्या होगा, कैंसरस जो टिश्यू है, मतलब T1 स्टेट बेसिकली जो कैंसरस टिश्यू के पास होगा, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। आपस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगी एक फ्री रेडिकल की। किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्री रेडिकल्स की, या फिर आप एनायन रेडिकल्स बोल सकते हैं। किसके होंगे ये, फोटोसेंसिटाइजर की और सबस्ट्रेट के साथ की। तो फोटोसेंसिटाइजर और सबस्ट्रेट के दोनों के मिलने की वजह से वहां पर ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की वजह से रेडिकल्स बनेंगे, जो कि फ्री रेडिकल या एनायनिक रेडिकल आप बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी की एनर्जेटिक, इसकी मैंने बताया, वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होगी, और एक्साइटमेंट होने की वजह से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था वो एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होने की वजह से दिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार अभी हमने पहले भी मैंने डिस्कस करा ROS में, जिसे बार बार बोल रहा था, ये वही है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेगी, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज फर्स्ट जो आपकी फॉर्म होती है वो एक फॉर्म के अंदर होती है जिसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड फॉर्म।
और सुपर ऑक्साइड फॉर्म के अंदर बनने के बाद ये फर्दर जनरेट करती है एक और मॉलिक्यूल को ROS इनसाइड। यानी वो क्या रहा है, वो ऐसा रहा है, देखिए पूरे का पूरे कैस्केड को अगर मैं समझाऊँ, पूरी की पूरी रिएक्शन को समझाऊँ। आपने एक पेशेंट है, दोबारा से जिसको पेशेंट है, पेशेंट के अंदर आपने उसके कोई ट्यूमर वगैरह है, ठीक है, कैंसर का ट्यूमर है। आपने सबसे पहले फोटोसेंसिटाइजर लिया, बॉडी के अंदर डाल दिया, इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी के अंदर भेज दिया। वो स्पेसिफिक है कि वो उस लोकेशन पर जाएगा, इस तरीके से हम उसे डिज़ाइन करते हैं क्योंकि उसके रिसेप्टर्स वहाँ पर होते हैं। अब ये वहाँ जाएगा तो इसे जाने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए हम 24 से 72 घंटे के बीच का टाइम लेते हैं। और 72 घंटे का टाइम लेने के बाद अब हम लाइट डालेंगे एक फिक्स वेवलेंथ की, जो हमने फोटोसेंसिटाइजर डाला है उसके वेवलेंथ की हम एक लाइट लेंगे और उसके ऊपर लाइट इरिडिएट करेंगे। जब लाइट इरिडिएट करेंगे तो लाइट इरिडिएट होने की वजह से फोटोन निकलेंगे, ठीक है, फोटोन की वजह उस फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा। वो फोटोन का जो एब्जॉर्प्शन होगा तो फोटो सेंसिटिव एरिया जो है और साथ में जो सराउंडिंग में ऑक्सीजन है उसके बीच में रिएक्शंस होगी। यानी वो आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसको एक्सेप्ट करने की वजह से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो एक्साइट हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। और एक्साइट होकर ये आपका एक न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे बोलेंगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, न्यू मैंने लिखा था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सबसे पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड एनायन रेडिकल, O2 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड एनायन रेडिकल। और इस एनायन रेडिकल की वजह से फर्दर जनरेशन होगा एक और ROS मॉलिक्यूल का, यानी उससे आए एक और ROS बनेगा, फिर उस ROS से एक और ROS बनेगा, और इस तरीके से ये ROS बनते चले जाएंगे। जितने ज्यादा ROS होंगे उतना ज्यादा वो रिजल्ट करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसरस सेल्स। यानी जितने ज्यादा R होंगे उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनिशिएटेड कैस्केड ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें कंटिन्यूअसली हमें ऑक्सीजन मिलेगा एनायनिक रेडिकल फॉर्म में। ये लीड करेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेट, और उसकी वजह से उस पूरे एनवायरनमेंट में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैंसरस सेल्स का पूरा जो ट्यूमर बना हुआ है, जो कैंसरस सेल्स हैं वहाँ पर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस ROS। तो इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शन आपकी चलती है फोटोडायनामिक थ्योरी में। तो ये इसका मैकेनिज्म है जो मैंने समझाया कि एक पेशेंट के अंदर किस तरीके से हम इसको काम करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।